हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अति आगे आई और अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, पर मेरी एक शर्त है। तुम लोगों में से किसी एक को अपनी शर्ट उतार कर इन्हें देनी होगी। उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा तो अक्षर ने भी उसे चौंकते हुए देखा। कुछ तो अलग है इस लड़की में। ठीक है, अक्षर ने कहा और फिर अपने ग्रुप की तरफ देखने लगा। उसके ग्रुप वाले भी अब सहम गए थे। पर जब अक्षर ने रजत से शर्ट मांगी तो उसे मन मार कर अपनी शर्ट उतार कर उस लड़के को देनी ही पड़ी। चलो अब माफ़ी मांगो, तुम्हें भी समझ आए कि अक्षर सिंघानिया से पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अक्षर ने बड़े एटीट्यूड से अति को देखते हुए कहा। अति व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? वो मुझे सुना नहीं, थोड़ा ज़ोर से कहो। अक्षर ने अपना कान अति के सामने करते हुए कहा तो अति एक बार फिर से मुस्कुराई और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नाउ इट्स बेटर। और आगे से ये सॉरी और अक्षर सिंघानिया का नाम हमेशा याद रखना। भूल कर भी भूलने की गलती मत करना। अक्षर ने बड़ी एटीट्यूड के साथ कहा तो अति ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उसके सामने अपने हाथ जोड़े और बोली, जो हुक्म आपका। उसका ये रवैया देखकर अक्षर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अति इतना जल्दी मान जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो बेवकूफ़ों की तरह अपनी जीत पर खुश हो रहा था। वो बड़े एटीट्यूड से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वो अचानक से ही धड़ाम नीचे ज़मीन पर गिरा। च च च च कितने गिरे हुए निकले तुम? वो बड़े एटीट्यूड से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वो अचानक से ही धड़ाम नीचे ज़मीन पर गिरा। कितने गिरे हुए निकले तुम तो। खैर, कुछ चीज़ें खड़ी ही गिरने के लिए होती हैं, तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। अति उसको देखते हुए बोली तो अक्षर का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। अति आगे बढ़ने लगी तो इतने ही अक्षर नीचे से उठा और अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसको पीछे खींचते हुए बोला, लगता है दोबारा माफ़ी मांगने का मन कर रहा है तुम्हारा, जो मेरे सामने इतनी अकड़ रही हो और अभी भी मेरे सामने तुम अपनी ज़ुबान चला रही हो। वहम और अहम का इलाज नहीं होता, वरना तुम्हें अस्पताल में भर्ती मैं खुद करवा कर आती। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली तो मेरी अकड़ ख़त्म हो गई। होता है, अक्सर ऐसा होता है। गधे को कभी हम यूं ही शेर बोल दें तो उसे भी गुमान हो जाता है। पर तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमसे माफ़ी किसी की इज्जत बचाने के लिए मांगी है, लेकिन तुमने मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए अपने ही दोस्त की इज्जत सरेआम उतार दी, उसे ही भीड़ में नंगा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गधा बोलने की? उसे यूं गुस्से से तमतमाते देख अति ज़ोर से हंसने लगी। उसे यूं गुस्से से तमतमाते देख अति ज़ोर से हंसने लगी। हा हा हा, अब तुम ही देख लो, मैंने तो गधा और शेर दोनों जानवरों के नाम लिए हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम गधे से बढ़कर नहीं। उसकी ये बात सुनकर क्लास में खड़े सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उन्हें हंसते देख अक्षर के गुस्से का पारा और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और चुटकी बजाते हुए बोली, आज तो मुझे हाथ लगा दिया। आगे से मेरा रास्ता रोकने की भी कोशिश की तो तुम्हारा मुंह। आज तो तुमने हाथ लगा दिया। आगे से मेरा रास्ता रोकने की भी कोशिश की तो तुम्हारा मुंह और हाथ दोनों तोड़ दूंगी। इतना कहकर ही वो आगे बढ़ गई और अक्सर गुस्से में अपने जबड़े कसता रह गया। लेकिन क्लास से बाहर जाते जाते अति रजत के सामने रुकी और बोली, जो दोस्त अपनी खोखली इज्जत के लिए तुम्हारी इज्जत का कचरा कर दे, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भला। उसकी बात सुनकर रजत ने भी अपना सिर झुका लिया तो अक्सर उसे भी घूरने लगा। मोना अति के पास आई और व्यंग्य से बोली, इतना एटीट्यूड इसलिए लिए दिखा रही हो? मोना अति के पास आई और व्यंग्य से बोली, इतना एटीट्यूड इसलिए दिखा रही हो ना कि यहाँ खड़े लड़के तुमसे इम्प्रेस हो जाएं। अति ने व्यंग्य भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, और ये बात कह भी कौन रहा है जो ऊपर से नीचे तैयार ही लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए हुई है? पर बेबी, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर ही वो वहाँ से निकल गई और सब उसे देखते रह गए। सभी स्टूडेंट्स अपना सिर झुकाए बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे और अब दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनकर अक्षर और उसका ग्रुप गुस्से में लाल होता हुआ वहाँ से चला गया। अति अभी बाहर आई ही थी कि वो लड़की जो किताबों में नहीं फ़ोन में घुसी हुई थी, वो भागती हुई उसके पास आई और उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए बोली, यार आग लगा दी तुमने तो, क्या मस्त धोया उस फ़ोन को। अति ने हैरानी से उसे देखा तो ऋचा बोली, मेरा मतलब अक्षर को। अति मुस्कुराई और उसे हाथ मिलाकर बोली, पार्ट टाइम धोबी का काम ही है मेरा। उसके बाद दोनों ठहाके मारकर हंसने लगी। उनकी हंसी दूर खड़े अक्षर को बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी और वो गुस्से से जलती हुई नज़रों से अति को देख रहा था। बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने, बहुत, और अब इसकी कीमत भी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, उसने मन ही मन कहा और वहाँ से चला गया। एकदम कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के मेन गेट के रास्ते की तरफ भागने लगे। सबको वहाँ भागते देख अति और ऋचा भी हैरान थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सोनिया अति के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ की तरफ खींचते हुए ले जाने लगी। अरे क्या कर रही हो तुम, दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? अति बोल ही रही थी कि उसका ध्यान सामने गाड़ी में से निकल रहे शख्स पर गया। उसे देखते ही उसे कुछ होने लगा था। चेहरे पर गुस्सा और दिल खुशी से नाचने लगा था। सुबह का गुस्सा भी बरकरार था और दिल का प्यार भी, लेकिन सोनिया की बात सुनकर तो उसके सारे मूड का सत्यानाश हो गया था। यार प्लीज़ तुम्हारे भाई से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो ना, ही इज़ सो हॉट एंड सेक्सी यार। मैंने जब से उन्हें देखा है मुझे उन पर क्रश हो गया है, काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। वो बोल अति को रही थी, लेकिन उसकी लालच से टपकती नज़रें जशन पर थीं। अति को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा तो उस पर नहीं आ रहा था जितना जशन पर आ रहा था। कम से कम ये बंदा किसी को तो छोड़ दे, जहाँ जाता है वहाँ ही अपनी दीवानियाँ बना लेता है। उसने एक नज़र जशन को देखा। रेड कलर का बिजनेस सूट, आँखों पर शेड्स और ब्लैक शूज़, गेहुआ रंग पर ना छोटी ना बड़ी लेकिन एकदम तीखी सी मूछें और कानों में पहना हुआ वो डायमंड स्टड, डार्क लिप्स पर जानलेवा मुस्कुराहट। लड़कियाँ मेरे गेहुआ रंग पर ना छोटी ना बड़ी लेकिन एकदम तीखी सी मूछें और कानों में पहना हुआ वो डायमंड स्टड, डार्क लिप्स पर जानलेवा मुस्कुराहट। लड़कियां मरे ना तो और क्या हो। मर्सिडीज गाड़ी में निकलता हुआ वो एकदम कहर ढा रहा था।
अगर अति के पास कोई डिब्बा होता तो वो शायद उसे उस डिब्बे में बंद कर लेती। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो लगभग सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी और लड़के भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी अचानक से उसका ध्यान भीड़ में खड़ी मोना पर गया, जो जसन को देखकर अपनी ड्रेस के गले को ज़बरदस्ती डीप करने में लगी हुई थी। ये देखकर तो बस उसने जसन का गला नहीं दबाया बस, लेकिन उसके गुस्से की हद नहीं थी। यार, जसन सिंह शेखावत है वो। काश वो एक नज़र मुझे देख ले, मैं तो पागल ही हो जाऊं। यार, काश ये मुझसे शादी कर ले। कसम से पूरी दुनिया छोड़ दूं इसके लिए। तो मेरा तो ड्रीम है कि ये मुझे प्रपोज़ करे। यार, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरे तो मज़े हो जाते। यार, मैं तो सीधा इसके बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। और ना जाने ऐसे कितनी ही बातें अति को अपने कानों में सुनाई दे रही थी और ये बातें सिर्फ उसको जला रही थी। वो गुस्से में ही जसन की तरफ बढ़ी और उसके सामने जाकर उसे घूर कर देखने लगी। जसन ने उसे यूं गुस्से में उबलते देखा तो अपने शेड्स उतार कर अपनी आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर देखती रही। आई नो बेबी डॉल, तुम नाराज़ हो मुझसे। मुझे नहीं पता, अभी इसी वक्त मुझे आपके बच्चों की माँ बनना है। पर नहीं, उसके लिए पहले शादी ज़रूरी है। पर शादी कैसे होगी? पहले आप मुझे प्रपोज़ कीजिए। अति उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली तो जसन कंफ्यूज सा होकर बस उसे देखता ही रहा। क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपको मेरी बात समझ आएगी भी क्यों? औरों की बातें जो समझने लगे हो आप? अति ने रुआंसी सी होकर कहा और अपने आसपास देखने लगी और ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें पहले मोना पर और फिर सोनिया पर ठहर गई। तुम समझा दो तो तुम्हारी बात भी समझ जाऊंगा। जसन ने कुछ कुछ समझते हुए ही जवाब दिया। अति उसके करीब हुई और धीमे से बोली, आप मुझे अभी इसी वक्त अच्छे से देखो और फिर मुझे दोबारा शादी करो, वो भी पहले प्रपोज़ करके, और फिर जल्दी जल्दी से मुझे बहुत सारे बच्चे दीजिए। उसकी बात ख़त्म होते ही जसन हंसने लगा। उसने कोशिश की अपनी हंसी रोकने की, लेकिन रोक ही नहीं पाया। उसकी बेबी डॉल बिल्कुल बच्चों वाली ही बातें कर रही थी, बच्ची खुद और बच्चों की जिद जैसे खिलौने मांग रही हो। उसे यूं हंसते देख अति का मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया। उसने नाक सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और फिर बोली, ठीक है, कुछ भी मत कीजिए, आप बस इन सभी पागल लड़कियों को देखिए जो आपके लिए मरी जा रही हैं। मुझसे तो आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी तो किसी के सामने हमारी शादी को मानते भी नहीं। हर बार बस मुझे बातों में फंसा कर चुप करा देते हैं। यहाँ पर सब मुझे आपकी बहन बहन कह कर छेड़ते हैं। अब मैं आपकी बहन हूँ क्या? कहते कहते वो लगभग रो दी थी। जसन उसे देख रहा था। उसने एकदम झटके से ही कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया तो अति बिल्कुल उसके सीने से लग गई और सबकी नज़रें लगभग आंखों से बाहर आकर उन पर टिक गईं। सब में खुसर पुसर होनी चालू हो गई थी। दूर रहिए मुझसे, आप यहाँ आए ही क्यों हैं आप? जाइए जाइए, जाकर किसी और को सीने से लगाइए, और अगर वो कम पड़ जाए तो यहाँ से किसी और को ले जाइए। वो अभी बोल ही रही थी कि जसन ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोला, तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना कि मैंने हमारी शादी को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है और यहाँ सब लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता। अति उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसने नज़रें झुका ली। जसन ने सब की तरफ देखा जो लगभग उनके आसपास घेरा बनाकर खड़े थे। आज जसन के बॉडीगार्ड कॉलेज के बाहर ही रुक गए थे, इसलिए सबको उनके करीब आने का मौका मिल गया था। और फिर उसने अति की तरफ देखा जो छोटे से दिमाग में ना जाने क्या क्या बातें बिठा कर बैठी थी। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया तो अति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा था। जसन भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लव यू माई बीवी, और इतना कहकर ही उसने उसके होंठों पर अपने होंठ हल्के से रख दिए। अति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। इतना काफ़ी था वहाँ खड़े सब लोगों को ये बताने के लिए कि उनके बीच क्या रिश्ता है। मोना ने तो अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से कस लिया और सोनिया के तो लगभग होश उड़ चुके थे। अति की सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसने आंखें खोलकर जसन की तरफ देखा। अति की आंखों में छाई प्यार की लाली को देखकर जसन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इतने में ही कॉलेज के प्रिंसिपल वहां आ गए। शुक्र है वो 2 मिनट पहले नहीं आए,
वरना उन्हें ही अपनी आंखें बंद करनी पड़ती, क्योंकि जसन तो किसी के सामने रुकने वाला नहीं था। अगर उसकी बेबी डॉल को कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए, और उसकी किसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए जसन बिल्कुल वक्त नहीं लगाता। वो जसन के पास आए और उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए बोले, मिस्टर शेखावत, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? आई मीन आपकी वाइफ को हमारे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर सब कुछ ठीक होता तो मुझे आना ही नहीं पड़ता। और आपके कॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कहीं से भी ये कॉलेज नहीं लगता है लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने आए हैं। जसन ने आसपास एक नज़र डालते हुए कहा तो सभी स्टूडेंट्स हवा में गायब होने लगे। प्रिंसिपल ने अपना हाथ नीचे कर लिया, जो कब से जसन के हाथ का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने अति की तरफ देखा और बोले, सॉरी मिसेज शेखावत। किसी और का मिसेज शेखावत कहकर उसे बुलाना ही अति के दिल को गार्डन कर गया था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस नहीं बदले और वो बिल्कुल मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ी रही। सॉरी मिसेज शेखावत, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो मैं आज ही। नहीं सर, अब सब कुछ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अति ने जल्दी से कहा। और अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊं? जसन ने कहा तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रिंसिपल भी या श्योर मिस्टर शेखावत बोले और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अति चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं थी जसन की तरफ दोबारा देखने की और उसे कुछ कहने की, लेकिन उसके दिल की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। जसन भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतनी जल्दी पैदा हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर अति शर्मा गई। वो सच में शर्म से पानी हो रही थी कि उसने अपनी बेवकूफ़ी में कैसी डिमांड की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बेबी डॉल को इतनी जलन भी होती है। कोई और आपको ताड़ेगा तो दिल तो जलेगा ही ना, अति भी जल्दी से बोली। क्यों तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ? जसन ने कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी जांघ पर रख लिया। अति को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। ऐसा नहीं था कि उसका जशन पर यकीन नहीं था, लेकिन जसन का अतीत, नियति का भी उनके घर में होना और फिर सब लड़कियों का उसे देखते ही पागल हो जाना, उसका दिल डरता था जसन को खोने से। चाहे उनके रिश्ते को कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन ये रिश्ता अति के लिए उसकी ज़िंदगी का अब सबसे अनमोल रिश्ता था, जिसे वो किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी। लेकिन उसकी चुप्पी जसन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसकी चुप्पी की वजह भी जसन जानता था और आज वो उस वजह को ही ख़त्म करने वाला था। जैसे ही गाड़ी घर के बजाय एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर आकर रुकी तो अति हैरानी से बाहर की तरफ देखने लगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी की नाराज़गी दूर करने आया हूँ। उसके जवाब पर अति ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। आप कभी भी कोई बात है जलेबी की तरह सीधी सीधी नहीं कर सकते। अब जब बीवी लड्डू की तरह गोल मटोल है तो बातें जलेबी की तरह सीधी कैसे हो जाए? उसके इस जवाब पर अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं आपको मोटी लगती हूँ? हाँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पापड़ से थोड़ी मोटी हो, जसन कहते हुए गाड़ी से बाहर आया। अति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर निकली और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। जब यूँ गुस्सा करती हो तो बिल्कुल जला हुआ पापड़ ही लगती हो। जैसे ही जसन ने कहा तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मैं जा रही हूँ वापस कॉलेज। और कहते कहते ही वो वापस सड़क की तरफ पलट गई तो जसन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। आते जाते लोग हमें देखेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे। करने दो मुझे, क्या किसी और को तो अपनी गोद में उठाया नहीं, अपनी पापड़ जैसी बीवी को उठाया है जो बिल्कुल हल्की सी है। अगर उसे यूं ही रोड पर छोड़ दिया तो कहीं उड़ ना जाए। आप तो बस मुझे गोद से नीचे उतार दीजिए, देखना क्या हाल करूँगी। कुछ नहीं कर सकती तुम, सिवाय मुझे प्यार करने के, लेकिन प्यार करते वक्त तुम जला हुआ पापड़ नहीं, कश्मीरी सेब बन जाती हो, जिसे पूरा खाने का मन करता है, वो भी चबा कर नहीं, चूम कर। जसन ने हल्का सी जीभ होठों पर फेरते हुए कहा तो अति सच में जले पापड़ से कश्मीरी सेब बन गई थी और जसन के सीने में सिर छुपाने लगी। जसन शोरूम में आया तो वो एक एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर का शोरूम था जो इंडिया का टॉप ब्रांड था
वहाँ अंदर आते ही अति को ऐसा लगा जैसे वो कांच की बनी दुनिया में आ गई हो। हर तरफ पूरा कांच ही लगा था, कांच की ही मैनिक्विन और उनके ऊपर टंगे कीमती और खूबसूरत कपड़े। अति की तो आंखें चुंधियाने लगी थी। वहाँ के सभी स्टाफ मेंबर जशन को देखते ही उसके आसपास खड़े हो गए। वहाँ सा ओनर भी जल्दी से आया, उन दोनों को देखते हुए बोला, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। एक तो इस मिसेस शेखावत शब्द ने अति की जान ले रखी थी। जब जब भी सुनती थी तो उसका दिल नाचने लगता था। वो खोई रही हो। जशन उस ओनर से बात करता रहा और कब जशन उसे अपने साथ ड्रेसेस दिखाने ले आया उसे पता ही नहीं चला। एक ब्लैक कलर का आउटफिट जो शायद पहले से ही अति के लिए रेडी किया गया था, जशन ने वो पहले ही पैक करवा लिया था। अब तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े ले रहा था। जशन के लिए भी एक ब्लैक कलर का कॉलर पर छोटे छोटे डायमंड जड़ा हुआ बिजनेस सूट तैयार किया गया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। अति के लिए तैयार किया गया आउटफिट उस शोरूम का सबसे एक्सक्लूसिव पीस था। बहुत सारे आउटफिट्स जशन अति के लिए पसंद कर चुका था और अति तो हैरानी से बस कभी जशन को देखती और कभी उन कपड़ों को। एक एक कपड़े की कीमत इतनी थी, उनसे उनका पूरा गांव खरीद लिया जाए। कपड़ों पर कोई इतने पैसे वेस्ट करता है क्या? अति ने जशन के बिल्कुल करीब होकर कहा तो जशन ने उसे कमर से थाम कर अपनी बाहों में भर लिया और मुंह से हवा छोड़ते हुए उसके गालों पर झूलती हुई लटों को पीछे करते हुए बोला, इसे पैसे वेस्ट करना नहीं, अपनी बीवी पर थोड़ा सा प्यार लुटाना कहते हैं। पर आपकी बीवी को ये सब नहीं चाहिए, उसे बस आपका प्यार और इस रिश्ते पर पूरा हक। कहते कहते वो चुप हो गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। पूरा स्टाफ उनके आसपास था, लेकिन ये बाहरी दुनिया जशन के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी और अब तो अति भी इन सब चीज़ों से बेअसर होती जा रही थी। जशन ने उसका माथा हल्के से चूमा और बोला, आज तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। उसके इस तरह चूमने से अति ने नज़रें उठाकर जशन की तरफ देखा और बोली, सच में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हम कहाँ हैं और हमें कौन देख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरी बीवी मेरी बाहों में है और मैं उसकी नज़रों में और दिल में। अति उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। दोनों शेखावत मैंसन पहुँचे तो अति की आंखें एक बार फिर से हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जशन की तरफ देखा और फिर दोबारा एक नज़र शेखावत मैंसन को, जो बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो अति ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये सब क्या है? कहा था ना तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दूंगा, पर बताइए तो। कुछ देर इंतज़ार और फिर तुम सब जान जाओगी, जशन ने अंदर आते हुए कहा। नियति और रागिनी दोनों ही हाल में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। आज जशन जो करने वाला था उसकी वजह से नियति बुरी तरह से चिड़ी हुई थी। जशन को देखते ही वो जशन की तरफ बढ़ी। उसे देख अति को सुबह उसका जशन के गले लगना याद आ गया, इसलिए उसका चेहरा हल्का सा उतर गया। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही जशन ने उसे हाथ दिखाकर रोका और बोला, मुझे कुछ वक्त मेरी बीवी के साथ बिताना है, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना। इतना कहकर ही वो अति का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसका यूं करना अति की उदासी दूर कर गया। अब अल्लड़ उमर का बेसब्र व्यवहार कह लो या पहले प्यार की दीवानगी, लेकिन उसका जशन सिर्फ उसका है। कोई उसे देखे भी तो दिल जल उठता था उसका। और ये जानते हुए कि किसी वक्त पर नियति जशन का प्यार रह चुकी है, ये बात उसे और भी बेसब्र और पागल कर जाती थी। कमरे में आकर अति ने सोचा था कि शायद जशन उसे तैयार होने के लिए कहेगा, लेकिन उसने तो दरवाज़ा बंद किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। अति हैरानी से उसे देखती रही। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? और गुस्से में जाकर अलग गाड़ी में बैठ गई थी, अब जाकर दिखाओ दूर। कहते हुए उसने उसे गोद से नीचे उतार कर बेड पर लिटा दिया तो अति जल्दी से सरक कर दूसरी तरफ हो गई। उसने सोचा भी नहीं था ये बंदा सुबह का गुस्सा अब तक दबाए बैठा होगा। वो सरक गई तो जशन भी जल्दी से उसकी तरफ लपका। भाग कर जाओगी कहाँ बेबी डॉल? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? जशन ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। आप परेशान करेंगे मुझे? जशन के नीचे बिस्तर पर लेटी अति उसकी आंखों में देखते हुए बोली। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जिससे उसका सीने में होती हलचल जशन को मदहोश कर रही थी। परेशान तो सुबह तुमने मुझे किया था, मैं तो सिर्फ उसका बदला लूँगा।
कैसा बदला? तुम्हें एक टॉफ़ी खानी होगी और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तुम्हें रुकना नहीं है। हैं? ये कैसा बदला हुआ? ये तो 1 मिनट का काम है। दीजिए टॉफ़ी। अति ने अपना हाथ जसन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जसन उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने अपनी पॉकेट में से एक टॉफ़ी निकाल कर उसे खोला और अपने मुंह से डाल ली। जसन उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने अपनी पॉकेट में से एक टॉफ़ी निकाल कर उसे खोला और अपने मुंह में डाल ली और फिर उसे मुंह में लिए ही मुस्कुराया। अति को एकदम से हिचकी आ गई और उसके गाल लाल होने लगे। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जसन ने अपने होंठ उसके होंठों और रखे। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जसन ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे और फिर वो टॉफ़ी कभी जसन के मुंह में तो कभी अति के मुंह में। अति की हिचकी अभी भी चालू थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ दब गई थी। करीबन 5 मिनट वो टॉफ़ी यूं ही दोनों के मुंह में घुलती रही। उसकी मिठास भी जब ख़त्म हो गई तो जसन ने अति के होंठों को छोड़ा। अति ने एकदम से शर्मसार कर अपना चेहरा फेर लिया। आगे से मुझसे गुस्सा हुई तो इस बार सिर्फ एक टॉफ़ी थी, अगली बार पूरी शॉप खरीद लाऊंगा। ले जाइएगा, क्योंकि आपकी सज़ा में भी मज़ा है। अति ने कहा तो जसन के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। जसन ड्रेसिंग के सामने खड़ा था और अति चेंजिंग रूम में थी। भले ही जसन ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें चेंजिंग रूम की तरफ ही थी। ब्लैक कलर का गाउन पहने अति बाहर आई तो जसन ने एकदम से अपनी नज़रें हटा ली और ये बात अति ने भी नोटिस की। ब्लैक कलर का गाउन पहने अति बाहर आई तो जसन ने एकदम से अपनी नज़रें हटा ली और ये बात अति ने भी नोटिस की। आज पहली बार अति ने जसन की नज़रें झुकती देखी थी। उसकी सदा पर तो आज अति फिदा हो रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से जसन की तरफ आने लगी। दोनों एक साथ नहाए थे तो अति ने पहले कुछ और पहन रखा था और फिर मेकअप के बाद ड्रेस पहनने चेंजिंग रूम में गई थी। उसके करली लंबे काले बाल और वो ब्लैक कलर स्ट्रेट फुट लेंथ गाउन पहनकर अति के गोरे बदन पर बेहद जच रहे थे। वो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रही थी। खूबसूरती, चंचलता, मासूमियत और बोल्डनेस, हर तरह से वो एकदम परफेक्ट लग रही थी। जसन यूं ही नज़रें झुकाए खड़ा था कि अति उसके आगे आकर अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ी हो गई। जसन ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल अति ने अपने सारे बालों को अपनी उंगलियों से आगे की तरफ कर लिया, जिससे उसकी खुली पीठ जसन के सामने थी। उसका गाउन पीछे से पूरा बैकलेस था, बस एक हल्की सी डोरी लगी हुई थी। जसन ने एक नज़र आईने में से उसे देखा और फिर उसकी गोरी पीठ को, जो दूध से भी ज़्यादा साफ था। उसने अति के पेट पर अपनी बाह कसी और खींचकर उसे बिल्कुल करीब कर लिया। एकदम से अति की आह निकल गई। मदहोश कर रही हो तुम मुझे? जसन ने उसकी कानों में धीमे से कहा तो अति ने भी आईने से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तो आपके आसपास होकर कभी होश में होती ही नहीं, तो मुझे बेकाबू करती हो। खुद पर जो काबू रखते हैं उसका कारण भी तो मैं हूँ। अगर किसी दिन मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई तो, कहते हुए जसन ने उसे पलट दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अति ने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, आपकी उस गुस्ताखी में साथ मेरा भी होगा। जसन ने आंखें बंद कर अपना माथा उसके माथे से लगा लिया और बोला, वो गलत होगा तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए आप मेरे लिए तड़पे,
इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं मेरे लिए। जसन ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोला, इस तड़प में भी सुकून है, और इस सुकून जो जब ख़त्म करूँगा तो बहुत शिद्दत से करूँगा, लेकिन तब तक इंतज़ार करूँगा। कहते कहते ही जसन अपने हाथ उसकी पीठ तक लेकर गया और वो डोरी लगा दी। अति ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। जसन ने उसे कंधों से पकड़कर चेयर पर बिठाया और साइड में रखा एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर आया, जिसमें डायमंड की एक चैन, 2 डायमंड टॉप्स, एक ब्रेसलेट और एक पायल का जोड़ा था। करोड़ों की वो ज्वेलरी खास अति के लिए ही डिज़ाइन की हुई थी, क्योंकि उसके चैन में लगा लॉकर J और A अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन किया गया था। वो अब जसन ने खुद अपने हाथों से अति को पहनाया, लेकिन जब वो पायल बनाने के लिए क्योंकि उसके चैन में लगा लॉकेट J और A अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन किया गया था। वो सब जसन ने खुद अपने हाथों से अति को पहनाया, लेकिन जब वो पायल पहनाने के लिए झुका तो अति ने उसे कंधे पर हाथ लगा कर रोका। वो कैसे झुकने देती उसे अपने सामने। उसने देखा था जसन को कभी किसी से बात करते वक्त अपनी गर्दन भी हल्की सी झुकने नहीं देता था, खुद किसी के आगे झुकना तो दूर की बात। क्या हुआ? जसन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो अति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोली, मुझे दीजिए, मैं पहन लूँगी। लेकिन जसन ने उसे वो पायल नहीं दी और खुद एक घुटने के बल बैठकर दूसरे घुटने पर अति के पैर बारी बारी से रख उसमें पायल पहनाने लगा, और फिर पायल पहनाकर उसने दोनों पैरों को प्यार से चूम लिया तो अति सिहर उठी। बेचैनी से उसने उसके कंधे पर अपने हाथ कस दिए तो जसन मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेचैन बहुत हो जाती हो? इस बेचैनी में भी करार है, अति ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। चमचमाती लाइटों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे जसन और अति बाहर गार्डन की तरफ आए, जहां पर बेहद खूबसूरती से एक स्टेज तैयार की गई थी। एक तरह मीडिया थी तो दूसरी तरफ कुछ इंडिया तो एक तरफ मीडिया थी तो दूसरी तरफ कुछ इंडिया तो कुछ बाहर विदेशों से आए जसन के खास मेहमान। ऐसे माहौल में अति थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन जसन ने जिस तरह से उसका हाथ थाम रखा था उसे राहत महसूस हो रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसे नहीं पता था ये पार्टी क्यों रखी गई है, लेकिन जसन इस पार्टी ने उसे अपनी बीवी के तौर पर अपने साथ लाया है। इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए हो नहीं सकती थी। थोड़ी ही दूरी पर हर्ष और मनीषा भी खड़े थे और रागिनी और नियति भी एक तरफ खड़ी थी। हर्ष सभी बिजनेसमैन से मिल रहा था और मनीषा मुंह बनाते हुए उसके साथ घूम रही थी। नियति भी बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन वो मन ही मन कुछ सोच भी रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट बनी हुई थी। जिस हिसाब से तुम खुश हो रही हो, मुझे लगता है जशन और अति की शादी की सबसे ज़्यादा खुशी तो तुम्हें ही है, रागिनी जी ने चिढ़ते हुए कहा तो नियति मुस्कुराई और बोली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा माहौल बनने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आज की शाम अति के लिए कितनी स्पेशल होने वाली है। जशन और अति दोनों मीडिया के सामने पोज दे रहे थे। अति के होठों पर चिपकी मुस्कुराहट आज जशन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। आज तक सबने उसे एक्सप्रेशन आज तक सबने उसे एक्सप्रेशनलेस देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर ये कातिलाना एक्सप्रेशंस देखकर लेडीज़ मीडिया रिपोर्टर भी आहें भर रही थी। कुछ स्पेशल रोमांटिक पोज दीजिए ना मिस्टर शेखावत,
एक रिपोर्टर ने कहा तो जसन ने मुस्कुराकर अति को अपनी तरफ पलटा और अति को देखने लगा। अति का दिल तो धक धक करने लगा था। इस आदमी का कोई पता नहीं कब क्या कर जाए, लेकिन उसके दिल का रोम रोम खिल उठा। मेकअप से ज़्यादा लाली जसन के प्यार की उसके चेहरे पर आ गई जब जसन ने उसके करीब होकर उसके माथे को बड़ी आत्मीयता से चूम लिया। उसी वक्त सभी कैमरे उन्हें जल्दी से खुद में कैद करने लगे। कुछ पल बाद जसन ने फिर से उसका माथा हाथ थामा और उसे स्टेज की तरफ ले आया। एक होस्ट ने उनका वेलकम किया तो सबके सामने यूं उन दोनों को मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत कहना अति के लिए बहुत ज़्यादा खुशी से भरा पल था। जसन ने उसके हाथों से माइक लिया और अति का हाथ पकड़कर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर सबको गुड इवनिंग। फिर सबको गुड इवनिंग विश करने के बाद बोला, यू ऑल नो जसन सिंह शेखावत, बट टुडे आई वांट यू ऑल टू मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस अति जसन सिंह शेखावत। आई वॉज इनकम्प्लीट, शी मेड मी complete and all with her love. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. अति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और उसका हर एक शब्द उसके दिल को छू रहा था। हर कोई उन्हें देखते हुए तालियां बजा रहा था। उसके बाद जसन एकदम से घुटनों के बल बैठा तो अति की आंखें हैरत से फैल गई। अगले ही पल जसन ने अपनी जेब में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे अति के आगे बढ़ाते हुए खोला। उसमें एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत डायमंड रिंग थी। अ डायमंड रिंग फॉर द डायमंड ऑफ माई लाइफ, जसन ने कहा और अपना हाथ अति के आगे बढ़ाया। अति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी हार्ट बीट फेल हो जाएगी। वो कांपने लगी थी। उसने जब अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया तो जसन ने बिना एक पल लगाए उसका वो हाथ थाम लिया तो उसकी कंपन बंद हो गई। उसने बड़े प्यार से उसे वो रिंग पहनाई। अति ने सोचा भी नहीं था कि जसन ऐसा कुछ करेगा। आज उसकी हर एक शिकायत दूर हो गई थी। वो बेतहासा धड़कती धड़कनों के साथ जसन को देख रही थी कि एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन बिल्कुल बंद हो गई। जब जसन ने उसका वो हाथ बड़ी शिद्दत से चूम लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। जसन अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो अति अगले ही पल उसके सीने से लग गई। उन्हें यूं देखकर सब हूटिंग कर रहे थे, लेकिन कईयों के दिल उन्हें यूं देखकर जल भी रहे थे। उनमें से कुछ उनके आसपास थे तो कुछ अपनी अपनी जगह पर थे, जहां उनके सामने लगी बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जसन और अति को लाइव दिखाया जा रहा था। हर कोई उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहा था, लेकिन सबके इरादे एक ही थे, जसन और अति को अलग करना। रिंग पहनाने के बाद जसन अति को सबसे मिलवा रहा था, जो उसके करीबी दोस्त और ख़ास मेहमान थे। जसन का ये गेस्चर अति को और भी अच्छा लग रहा था। जब से वो दोनों पार्टी में आए थे, जसन ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। कहाँ तो वो ये सोच रही थी कि वो इस सब से कैसे डील करेगी, और कहाँ उसे तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। सब कुछ तो जसन ने ही संभाल लिया था, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसे खुद ही संभालना था, और वो था वॉशरूम जाना। उसने जसन की तरफ देखा, जो उसका हाथ पकड़ कर खड़ा था, और बोली, आप बाकी सबसे बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है। अब ये मत कहिएगा कि आप मेरे साथ चलेंगे। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यूं ही मेरी आदतें बिगाड़ते रहेंगे तो मुझे हमेशा बच्ची बनकर रहने की आदत हो जाएगी। तो क्या हुआ, मुझे तो मेरी ये छोटी सी बेबी डॉल ही अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहो। पर मैं ऐसा नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू बी योर वुमन, अति ने जल्दी से कहा तो जसन मुस्कुराया।
उसे मुस्कुराते देख अति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। और उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख कब से मौका ढूंढ रही नियति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई, जो कब से दूर बैठी इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब जशन अति से अलग हो और कब वो पार्टी का माहौल बनाए, क्योंकि फ़िलहाल तो उसके हिसाब से ये पार्टी थोड़ी बोरिंग ही लग रही थी। नियति ने एक सर्वेंट से कहकर वॉशरूम के हीटर ऑन करवा रखे थे, जिससे कि वहां जाने वाले हर शख्स को थोड़ी गर्मी महसूस हो। और जब अति भी वॉशरूम से बाहर आई तो अपना पसीना साफ करते हुए बाहर आई। उसने बाहर खड़ी मेड को वॉशरूम के टेम्परेचर मेंटेन करने को कहा, लेकिन अब उसे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। इतने में ही एक वेटर उसके पास आया, जिसकी ट्रे में छोटी छोटी वाटर बॉटल्स थीं। अति ने जल्दी से एक बोतल ली और पूरी ख़त्म करते हुए बोली, थैंक यू भैया, सच में बहुत प्यास लग रही थी मुझे। उसे वहाँ पास खड़ी नियति ध्यान से देख रही थी। वो उसे देखते हुए ही बोली, बहुत शौक़ है ना तुम्हें ये मासूमियत का दिखावा करने का, तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सच में तमाशा होता क्या है। कितना प्राउडली जसन ने सब लोगों से मिलवाया ना तुम्हें। अब बेचारे को उन्हीं लोगों से अपना मुँह छुपाना पड़ेगा और तब जाकर उसे समझ आएगा कि तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर अनाउंस करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो क्योंकि तुम लाइफ पार्टनर तो दूर, घर की मेड बनने के लायक भी नहीं हो। पानी की खाली बोतल ट्रे में रखने के बजाय उसने दूर फेंक दी और बोली, कमाल है भैया, ऐसी टेस्टी पानी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पिया। पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंच गई मैं। उसकी बात सुनकर उस वेटर के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए ही नियति की तरफ देखा और थम्स अप करते हुए वहाँ से चला गया। अति ने उस तरफ देखा जहाँ जशन खड़ा था। उसके साथ ही एक बिजनेसमैन शायद अपनी वाइफ के साथ खड़ा था। उसकी आंखें एकदम से नशीली हो गई थी। वह उसे देख मुस्कुराने लगी और हल्का लड़खड़ाते हुए उसके पास आने लगी, लेकिन तभी उसे नियति की आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो वह उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके मुंह से जसन का नाम सुनकर उसका ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ चला गया। नियति रागिनी जी के साथ खड़ी थी। रागिनी जी ने उसे इशारा किया तो वो जल्दी से आगे बोली, लग्जरी पार्टीज़, महंगे कपड़े और महंगे गहने, ये सब तो जसन ने मेरे लिए भी किया था, पर इसके अलावा भी जसन ने मेरे साथ बहुत कुछ खास किया हुआ है, जैसे सबके सामने मुझे प्यार करना, मेरे साथ डांस करना, और मुझे यकीन है ऐसा वो अति के साथ कभी नहीं कर सकता। रागिनी जी भी अति को तिरछी नज़रों से देखती हुई मुस्कुराई और बोली, अरे तुम्हें क्या, मुझे भी यकीन है कि वो अति के साथ ये सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भले वो अति को अपनी बीवी मान ले, लेकिन उसका वो प्यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। अति जो आंखें छोटी करती हुई उनकी तरफ देख रही थी। नियति की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया था और वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, क्या सच में जशन जी मेरे साथ डांस नहीं करेंगे? मुझे सबके सामने प्यार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बीवी हूँ मैं उनकी। क्यों नहीं करेंगे? बीवी हूँ मैं उनकी। देखती हूँ मैं वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या तुमसे। उसने दूर से ही नियति की तरफ उंगली करते हुए कहा, जैसे वह उसके सामने ही खड़ी हो। जसन ने अति को वापस आते देखा तो राहत की सांस ली। उसे यही चिंता थी कि कहीं इतने ज़्यादा लोगों के बीच अति नर्वस ना हो जाए, इसलिए वो उसे अकेले वॉशरूम में जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन अपनी बेबी गर्ल की बातें सुनकर उसने उसे नहीं रोका। अति उसके करीब आई और उसे खींचकर एक तरफ ले जाने लगी। जसन को थोड़ा अजीब लगा। वो किसी से ज़रूरी बात कर रहा था, पर उसने वो बात बीच में ही रोकी और अति से पूछने लगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। आपको पता भी है आपकी ये पार्टी मुझे कितनी बोरिंग लग रही है। यहाँ ना ही कोई अच्छा म्यूजिक चल रहा है और ना ही कोई डांस कर रहा है। बस सभी लोग हाथ में गिलास लेकर खड़े हैं। ये देखिए आपके सामने ही कैसे पिए जा रहे हैं। उसने उस बिजनेसमैन की तरफ इशारा करते हुए मुंह सिकोड़ कर कहा, जिससे जसन बात कर रहा था। जसन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी बेबी डॉल ऐसे बातें करे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कब उसका मूड स्विंग हो जाए, इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो बिजनेसमैन जसन की तरफ देखते हुए बोला,
लगता है आपकी बीवी को पता नहीं है कि हाई सोसाइटी पार्टीज़ में नाच गाना नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंसिव ड्रिंक्स एंड डिनर। जसन ने उसकी बात सुनकर भौहें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अति जसन के आगे आई और बोली, मुझे तो नहीं पता, लेकिन लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही पता है। और फिर मुंह बिचकाते हुए बोली, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंसिव ड्रिंक्स एंड डिनर्स। अपनी बेइज्जती होते देख मिस्टर वर्मा गुस्से होने लगे और उन्होंने वो ड्रिंक वहीं फेंक दी और जसन की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो लगता था आपकी चॉइस बहुत क्लासी होगी मिस्टर जसन सिंह शेखावत, लेकिन आपकी बीवी को देखकर तो लगता है कि उन्हें तो किसी से बात करने की तमीज़ तक नहीं। अपनी तमीज़ अपने पास रखिए। और आप क्या इनकी बातें सुन रहे हैं? बीवी आपकी मैं हूँ या ये मोटू? अति ने अब मिस्टर वर्मा के पेट की तरफ देखकर कहा तो मिस्टर वर्मा का गुस्सा उनके पेट की तरह ही बढ़ गया। उन्होंने जशन की तरफ बेहद गुस्से से देखा और बोले, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर शेखावत, आप अपने मेहमानों को इस तरह इंसल्ट करेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। जसन फिर से उनसे कुछ कहने लगा, लेकिन अति ने उसको अपनी तरफ घुमाया और बोली, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए ये मोटू ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं, मुझे आपके साथ डांस करना है, आपको प्यार करना है, लेकिन आप तो बस अपने मेहमानों के साथ ही बातें करने में बिजी हैं और अब तो आपको हम में से किसी एक को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। या तो आप मुझसे प्यार कीजिए या फिर अपने इन मोटे और बुद्धिमान लोगों से बातें। या तो आप मुझसे प्यार कीजिए या फिर अपने इन मोटे और बददिमाग मेहमानों से बातें। अब तो हद ही हो गई मिस्टर शेखावत। मिस्टर वर्मा एक बार फिर से गुस्से से गरजा, इतनी बदतमीज़ लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कहाँ से लाए हैं आप इसे? महंगे कपड़े और गहने पहन लेने से क्लास नहीं आ जाती। इसकी बातों से लग रहा है कि ये किसी भिखारियों। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर ही सब मेहमान उनकी तरफ देखने लगे थे। हर कोई बातें करने लगा था। भिखारी, भिखारी, भिखारी कहा तुमने मुझे? तुम्हारी तो। अति गुस्से से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जसन ने उसे पेट से थाम कर रोक लिया। वो खुद हैरान था अपनी बेबी डॉल के बर्ताव पर। छोड़िए मुझे, इस मोटे मुर्गे की टांग तोड़ देनी है मैंने। खरबूजे जैसे पेट वाला, मैंने अभी इसके बीज निकाल देने हैं। मुझे भिखारी बोला? अति जसन सिंह शेखावत हूँ मैं। अति गुस्से से बोले जा रही थी कि जसन ने एकदम से उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। अति की आवाज़ क्या, सांसें भी बंद होने लगी थी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। सभी मेहमानों की नज़रें उन पर टिकी हुई थी, लेकिन नियति की आंखें तो बाहर ही निकलने को हो चुकी थी। कहाँ वो सोच रही थी कि जशन भरी महफिल में अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से में अति पर हाथ उठा देगा, और कहाँ वो तो उसे पागलों की तरह चूमने लगा था। उसे सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। अति किस करते वक्त भी मुस्कुरा रही थी। ना जाने कैसे कब से उसके तपते दिल को ठंडक मिल गई हो। वो उससे अलग होने को हुई, लेकिन जसन ने उसे कमर से पकड़कर खुद के और भी ज़्यादा करीब कर लिया और पूरा पैशनेट हो गया। करीबन 5 मिनट वो उसके होठों को टॉफ़ी की तरह किस करता रहा और चूमता रहा। फिर बड़े ही प्यार से उसने उसके होठों को छोड़ा। नसीली आंखें, सुर्ख लाल होठ और उन पर दिलकश मुस्कान अति एकदम जानलेवा लग रही थी। मिस्टर वर्मा, जो अभी भी वहीं खड़े थे, गुस्से से जशन की तरफ देखते हुए बोले, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मिस्टर शेखावत। आपकी बीवी तो बदतमीज़। तपाक, एक ज़ोरदार थप्पड़ और मिस्टर वर्मा का मुंह सच में फटे खरबूजे की तरह फैल गया। अपने गाल पर हाथ रखे मिस्टर। तपाक, एक ज़ोरदार थप्पड़ और मिस्टर वर्मा का मुंह सच में फटे खरबूजे की तरह फैल गया। अपने गाल पर हाथ रखे मिस्टर वर्मा जसन की तरफ देख रहे थे। उनकी बीवी उनको संभालने में लगी हुई थी। जसन ने भी घूरते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, इससे पहले कि आपकी उम्मीदों को मैं पूरी तरह से चकनाचूर करूं, दफ़ा हो जाइए यहाँ से। इतना घमंड अच्छा नहीं मिस्टर शेखावत। अच्छा हो या बुरा, इसे मैं खुद संभाल लूँगा। फ़िलहाल आप खुद को संभालिए, क्योंकि अगर एक पल भी आप यहाँ रुके तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊँगा।
इसकी बात सुनकर मिसेज वर्मा भी मिस्टर वर्मा को वहाँ से ले जाने लगी। दोनों ने भी एक कदम बढ़ाया ही था कि जसन ने उन्हें रोका और बोला, एक बात सुनते जाइए मिस्टर वर्मा। मेरी बीवी की औकात इतनी है कि क्लास और अमीरी जिसके पैरों तले रहती है वह उसके सिर का ताज है, जिससे मिलने के लिए आप जैसे भिखारियों को सालों इंतज़ार करना पड़ता है, वह खुद उसके इशारों पर चलता है। मिस्टर वर्मा और मिसिज वर्मा गुस्से से जसन को देख रहे थे, लेकिन जसन को उनके इस तरह देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। म्यूज़िक ऑन। अपनी बात कहने के बाद जसन ने ज़ोर से कहा तो अगले ही पल वहाँ पर म्यूज़िक चलने लगा और जसन ने अति की तरफ पलटकर उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। ये सब देखकर नियति और रागिनी के तो होश ही उड़ चुके थे। जो थप्पड़ जसन ने मिस्टर वर्मा को मारा था, उस थप्पड़ का सेक उन दोनों को अपने गाल पर भी महसूस हो रहा था।